गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। तो लास्ट क्लास में हमने 6 सवाल किया था। आज हम और कुछ सवाल आपकी प्रैक्टिस के लिए करेंगे। चलिए यहाँ देखो, सबसे यहाँ पे हमने क्वेश्चन नंबर 7 लिया था। लिया है यहाँ पे y अक्ष को मूल बिंदु पर स्पर्श करने वाले वृत्त निकाय का अवकल समीकरण ज्ञात कीजिए जिसका केंद्र x अक्ष पर स्थित है। तो जरा हम देखते हैं ये क्या कह रहा है। तो अगर हम इसका ग्राफ बना के थोड़ा समझें इसको, तो ये क्या कह रहा है, देखो x अक्ष y अक्ष ये लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका सोल्यूशन देखिए, हमें क्या कह रहा है, y अक्ष को मूल बिंदु पर स्पर्श करने वाले। तो ये रहा y अक्ष, यही तो y अक्ष है, ये मूल बिंदु है। तो y अक्ष को मूल बिंदु पर स्पर्श करने वाले हम कहेंगे ये है वृत्त। तो इस वृत्त का केंद्र जो होगा वो ऑटोमेटिक कहाँ पे आएगा, x अक्ष पर ही आएगा, करेक्ट, x अक्ष पर ही आएगा। आप मूल बिंदु पर हम कहेंगे y अक्ष को मूल बिंदु पर अगर कोई भी आप स्पर्श करने वाला कोई भी वृत्त खींचोगे उसका केंद्र कहाँ पे आएगा, उसका केंद्र x अक्ष पे आएगा। तो ये बात लिखी हो या ना लिखी हो, किसी सवाल में ये नहीं बताया गया है, किसी सवाल में ये नहीं बताया गया है, तो आप यही रखेंगे यहाँ पे। तो ये कुछ ना कुछ दूरी होगी, इस दूरी को आप r मान सकते हैं, कुछ भी मान लीजिए, तो ये हो जाएगा r,0 जो इसका केंद्र होगा। और हमें जानकारी है अगर कोई वृत्त हमारे पास है, अगर कोई वृत्त हमारे पास है उसकी त्रिज्या a है या r है, उसका केंद्र अल्फा गामा बीटा है, उसका इक्वेशन x माइनस अल्फा का होल स्क्वायर y माइनस बीटा का स्क्वायर बराबर r स्क्वायर। इस वाले कॉन्सेप्ट से हम यहाँ जानते हैं कि त्रिज्या इस वृत्त की r हो जाएगी और अल्फा और बीटा का मान यहाँ से मिल जाएगा। तो हम कहेंगे वृत्त का जो समीकरण आएगा, वृत्त का समीकरण वो हमारा क्या मिलेगा। तो बताइए जरा, क्या लिखें, x माइनस अल्फा के स्थान पे r प्लस y माइनस बीटा के स्थान पे 0 बराबर r स्क्वायर। इसको थोड़ा सॉल्व करिए, क्या मिलेगा, x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर माइनस 2rx, ठीक है, प्लस y स्क्वायर बराबर r स्क्वायर। तो ये r स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 2rx बराबर 0। ये आपका इक्वेशन फर्स्ट हो गया। अब आपको क्या चाहिए, अवकल समीकरण। तो आप इसमें आप देखें, एक आपका क्या है, स्वैच्छिक अचर है, तो इसका अवकलन करिए। तो 2x 2y dx ऑफ y, और फिर ये माइनस 2r कांस्टेंट है, x का 1 बराबर 0। r का मान यहाँ से आप नोट कर सकते हैं, 2r का मान यहाँ से क्या ले सकते हैं, 2x 2 कॉमन ले सकते हैं, 2x प्लस y ये लिख सकते हैं। 2r का मान मिल गया। समीकरण नंबर 1 में मान रख दीजिए, आंसर आ जाएगा। समीकरण नंबर 1 से क्या लिखेंगे, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 2r के स्थान पे ये लिख देंगे, क्या, 2x प्लस y dx ऑफ y, और x इंटू x इज इक्वल टू क्या होगा, 0। देखो इसके पहले हमने एक सवाल किया था, ध्यान सुनिएगा, इसके पहले हमने एक सवाल किया था, वहां पे लिखा था मैंने x अक्ष को मूल बिंदु पर स्पर्श करने वाले वृत्त निकाय का समीकरण। तो वहां पे कुछ इस प्रकार हमारा इक्वेशन, ये कुछ इसका वृत्त बनाता हो, यहाँ पे हमने 0 गामा अल्फा कुछ किया था। तो हमने जो रिजल्ट निकाला था लास्ट में, जो रिजल्ट निकाला था लास्ट में, उसको जब आप सॉल्व करेंगे, क्योंकि मैंने आंसर देखा था बुक में, तो आंसर कुछ इस प्रकार आ रहा है, x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर ऐसे कुछ आ रहा था। तो बिल्कुल सही, जब आप वहां पे बिल्कुल सही है। आप एक काम करिएगा, जहां तक मैंने सॉल्व किया था उसको थोड़ा और सॉल्व करिए, ठीक है। तो थोड़ा और जब सॉल्व करेंगे कॉमन नंबर लेकर, तो आपका ये रिजल्ट मिल जाएगा। एक बच्ची ने आप सवाल भी मुझसे पूछा था, तो सेम वही सवाल है, सेम वही सवाल है। वहां पर ये नहीं कहा गया है कि जिसका केंद्र x अक्ष पर, यहाँ पे जिसका केंद्र y अक्ष पर है, वहां ये नहीं बताया गया था। और हमने सवाल में आपको बता रखा था, हमने जो सवाल किया था जिसका केंद्र y अक्ष पर है, वो वाला सवाल क्वेश्चन नंबर 6 शायद होगा। तो वहां पे जहां तक मैंने सॉल्व किया था वो बिल्कुल सही आंसर है। थोड़ा सा अगर आंसर मैच नहीं कर रहा है, एक स्टेप आप और सॉल्व करेंगे, वो आपका आंसर मैच कर लेगा, ठीक है। तो उसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा मैंने बता दिया। इसी सेम टाइप का सवाल वो भी था,
ठीक है, तो ये आपका हो गया। अब जैसे ये सवाल आ गया, अब मैं चाहूँ इसको यहीं पे छोड़ सकता हूँ या थोड़ा सा और सॉल्व कर लूँ। थोड़ा सा और अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो क्या बनेगा, ये देखिए क्या बनेगा। यहां से आप और क्या कर सकते हैं, आप x को यहां से लिख सकते हैं x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। आप 2 को अंदर गुणा करिए, एक साथ गुणा करिए तो क्या आएगा 2x स्क्वायर माइनस 2xy, ऐसा लिख सकते हैं बराबर 0। चलिए देखिए x का और 2 का भी गुणा अंदर में कर दिया मैंने। अब ये आप घटा दीजिए तो वाई स्क्वायर पहले लिखेंगे, x स्क्वायर में माइनस 2x स्क्वायर तो माइनस x स्क्वायर माइनस 2xy dx ऑफ y, आप ऐसा भी लिख सकते हैं, ठीक है, बराबर 0। तो जिस रूप में आपका आंसर मैच करे वैसे आप करिए। अब इसमें भी मैं क्या कर सकता हूँ, दोनों को उधर भेज दे सकता हूँ तो वाई स्क्वायर बराबर समथिंग आ जाएगा, तो वो मैं किसी प्रकार कर लूंगा, ठीक है। तो आप तरीका बस कॉन्सेप्ट समझिए, इस टाइप के सवाल अगर आते हैं तो आप ऐसा उसको करेंगे, ठीक है। चलो आइए हम और भी कुछ सवाल लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 निकल लिया। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, वह अवकल समीकरण ज्ञात कीजिए जिसका हल आपको ये दिया हुआ है, ठीक है। तो आपको अवकल समीकरण का हल मालूम है, लेकिन आपको क्या निकलना है उस हल से, अवकल समीकरण। देखिए सोल्यूशन, आप यहाँ पे जो आपको हल दिया हुआ है, यहाँ पे जो समीकरण दिया हुआ है वक्र का, वो ये है समीकरण नंबर 1 मान लीजिए। यहाँ पर आप कांस्टेंट टर्म को देखिए, कांस्टेंट जो आपका है वो क्या है, c, दिख रहा है सभी को, कांस्टेंट जो है वो c है। आप एक काम करिए, कांस्टेंट c का मान निकालिए, उसको यहाँ से रिमूव करिए। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसका अवकलन करेंगे। देखो इसका हम अवकलन करने वाले हैं, तो यहाँ पे c क्या है, c कांस्टेंट टर्म है इसलिए बाहर हो जाएगा, और इसका हम अवकलन कर रहे हैं तो मैं लिख सकता हूँ डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, c बाहर, y प्लस सी का होल स्क्वायर, इसका जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा 2y प्लस सी, और फिर ये आ जाएगा dx ऑफ y प्लस 0। सही है, अवकलन करना आपको आता है ना, नहीं आता। तो यहाँ पे देखो, अगर यहाँ पे हमारे पास y प्लस सी का होल स्क्वायर है तो हम इसको t मानते हैं अंदर वाले को, तो t का स्क्वायर क्या हो जाएगा 2y प्लस सी 2t। मान लो अगर यहाँ पूरा x होता तो क्या लेते 2x अवकलन, और फिर जिसको t मानते हैं उसका फिर अवकलन, तो ddx ऑफ हम करते हैं y प्लस सी, तो जो ये क्या मिला 2y प्लस सी, और ये जब आगे करेंगे तो y का तो हो जाएगा ddx ऑफ y, लेकिन इसका हो जाएगा कांस्टेंट है, इसका 0 हो जाएगा, इसलिए मैं 0 लिखा नहीं है, यहाँ मैं डायरेक्टली ऐसा कर दिया, ठीक है। अब इतना आप समझदार हैं, इतना आप पढ़ चुके हैं, इतना कर सकते हैं। तो ये हमने ऐसा कर दिया। अब हमें c का मान चाहिए, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, थोड़ा सा अंदर गुणा करेंगे इसको, 2c का अंदर गुणा करेंगे तो क्या आएगा 2cy प्लस c स्क्वायर, ऐसा आ जाएगा, और फिर ये है ddx ऑफ y और बराबर 3x स्क्वायर। आपको c निकालना है, ठीक है। तो c का मान आपको निकालना है। तो यहाँ से देखिए आंसर हम देखिए किस हिसाब से आ रहा है, तो यहाँ से हम c कैसे निकालेंगे उसको देखिए। तो मैंने यहाँ पे क्वेश्चन क्या लिखा है, ये लिखा है, ठीक है। तो ओके, यहाँ तक हमारे पास बात हो गई है। इसमें हम एक काम ऐसा करेंगे, मेरे पास 2c और ये मेरे पास है, ठीक है। यहाँ तक हमारे पास थोड़ा सा यहाँ पे आपको ध्यान देना है, क्योंकि यहाँ पे आप देखिए कि c को यहाँ पे कॉमन लेना, फिर एक द्विघात समीकरण बन रही है, ठीक है। हमें c का मान निकालना है, थोड़ा सा यहाँ पे सावधानी आपको रखनी है, क्योंकि मैं भी ये सोच रहा था कि यहाँ पे तो कुछ अलग बन रहा है। तो यहाँ पे थोड़ा मैं स्टार मार्क कर रहा हूँ, यहाँ इस टर्म पर स्टार मार्क कर रहा हूँ, यहाँ पर थोड़ा सा सतर्क आपको होना है। कैसे, जरा देखिए ध्यान से। हम करेंगे क्या, जैसे आपको यहाँ पे मालूम है कि जब हम, चलो यहाँ पे c है, c का मान मुझे निकालना होता है, तो जब हम c को अंदर करेंगे तो ये बनेगा। तो यहाँ पे कुछ समस्याएं आ रही है, मतलब यहाँ भी c है, यहाँ भी c है। अगर हम c को एक तरफ करेंगे तो होगा नहीं, क्योंकि y भी साथ में जाएगा। तो अब हम करेंगे क्या, ये स्टार वाला पॉइंट देखिए यहाँ से, यहाँ पे लिखा क्या गया है, अगर मैं इसको ध्यान से देखूं तो ये लिखा है c इंटू 2y प्लस सी, ये लिखा हुआ है, ठीक है। चलो एक बार मैं फिर से लिखता हूँ, c इंटू 2
वाई प्लस सी, और ये लिख सकता हूं डी डी एक्स ऑफ वाई बराबर 3x²। समीकरण नंबर 1 से आप देखिए, समीकरण नंबर 1 से आप देखिए, और समीकरण नंबर 1 से हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ से c का मान लिख सकते हैं x³ बटे वाई प्लस सी का होल स्क्वायर, ऐसा हम लिख सकते हैं। तो इस समीकरण में हम रख देंगे ना, इसको चलो समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण नंबर 2 में c का मान रखने पर, तो c का मान हम यहीं पे रखेंगे, इसके स्थान पे तो क्या हो जाएगा 2, तो चलो बाहर ले गए हैं, c का मान क्या रखेंगे 2 × x³ बटे वाई प्लस सी का होल स्क्वायर, और ये क्या चल रहा है वाई प्लस सी, और ये क्या है भाई डी डी एक्स ऑफ वाई बराबर 3x²। अब ध्यान देना यहाँ पे, देखो यहाँ पे x² यहाँ पे है, यहाँ x³ है, तो ये हम कहेंगे 1x यहाँ बचेगा, ठीक है, y प्लस सी का होल स्क्वायर है, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बचा, अगर मैं इसको यहाँ इस साइड लिखूं तो देखिए क्या बचेगा हमारे पास, चलो यहाँ पे देखो 2 बचा x बटे में y प्लस सी, और ये तो कैंसिल हो चुका है, यहाँ पे क्या मिला फिर डी डी एक्स ऑफ वाई बराबर 3। अब y प्लस सी को आप उस साइड ले लीजिए और 3 को इस साइड, टारगेट हमारा वही है c का मान निकालना, तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं 2x/3 डी डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू y प्लस सी। ध्यान दीजिए यहाँ पे हमने क्या किया, 3 है, 3 को हम बटे में ले आए और y प्लस सी को इधर ले आए, और 2x/3 हो गए, ये ऐसा हो गया। हमें क्या चाहिए c का मान बोले यहाँ से क्या आएगा, y को इस तरफ पक्षांतर कर दिए 2/3x डी डी एक्स ऑफ वाई माइनस वाई बराबर c। अब जो c का मान आ गया है, c का मान देखिए समीकरण नंबर 1 में 2 स्थान पे c है, तो वहां रख देते हैं c का मान, बस हो जाएगा। तो आंसर हमें इसी रूप में दिया होगा, तो हम एक काम करेंगे कि c का मान हम निकाल चुके हैं, तो समीकरण नंबर 1 में हम c का मान रख देंगे। ओके, हाँ चलिए शुरू करते हैं। तो रख दीजिए यहाँ पे, इसको हम समीकरण नंबर 3 मान लेते हैं ना, तो यहाँ पे लिखेंगे c का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, सेम वही प्रोसेस चल रहा है बच्चों। अगर देखो थोड़ा यहाँ पे आपको ध्यान देना होगा, यहाँ पे c के मान को निकालने में कठिनाई आएगी, उसके लिए आपको क्या करना है कि यहाँ से c का मान x³ बटे वाई प्लस सी का होल स्क्वायर रखना है, ये थोड़ा ध्यान देना, और जब ऐसा करोगे तभी सॉल्व हो जाएगा, नहीं तो दिक्कत आएगी। c का मान समीकरण नंबर 1 में रख दीजिए, जहां जहां c है वहां ये मान रखिए, तो c के स्थान पे देखो ये रख रहे हैं, क्या है 2/3x डी डी एक्स ऑफ वाई माइनस वाई, ये हो गया। फिर ब्रैकेट में y है, y प्लस c का मान रख दे रहे हैं 2/3x डी डी एक्स ऑफ वाई माइनस वाई का पूरे का होल स्क्वायर, और बराबर x³। सही है, y से y क्या हो चुका है यहाँ पे कैंसिल। अब इसी को आप लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं 2/3x डी डी एक्स ऑफ वाई माइनस वाई, है ना, यहाँ पे जो लिखा बचा है वो आप लिख दीजिए 2/3x। अब चाहे तो इसको थोड़ा गुणा गुणा कर लीजिए, नहीं तो ऐसे रहने दीजिए, ठीक है, ये आपका रिजल्ट आ गया। ठीक है, तो बस सेम हम करते क्या है, जो हमें इक्वेशन दिया होता है इसमें हम देखते हैं कितने कांस्टेंट टर्म है, कितने स्वच्छ अचर है। तो यहाँ पे आप देखिए एक स्वच्छ अचर यहाँ पे है, इसका हम एक बार अवलोकन करेंगे और c के मान को निकालेंगे। c का मान को हमने कैसे निकाला आपने देखिए, अच्छा सवाल है ये। अगर ये सवाल आपके बोर्ड एग्जाम में आता है तो कई सारे बच्चे इसमें c का मान निकालने में उनको वहाँ तकलीफ हो सकती है। तो आपको मैंने तरीका बताया कि c का मान यहाँ से इस रूप में रखेंगे, फिर इसको आप c का मान जो बचेगा फिर आप उसको यहाँ से ऐसे निकालेंगे। ठीक है, तो समझ में आई बात, ऐसे इसको आप ऐसे करिएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 9 की बात करेंगे। तो यहाँ पे आप देखें आपको क्या दिया है, वक्र निकाय का ये समीकरण दिया हुआ है। अगर कह रहा है वक्र निकाय का समीकरण इतना है तो इसके अवकल समीकरण की कोटि ज्ञात कीजिए, अवकल समीकरण की कोटि ज्ञात कीजिए।
तो मैंने आपको एक चीज सिखाई थी कि अवकल जो भी समीकरण अवकल समीकरण में हम बात करेंगे, या हम ऐसा कहें कोई भी समीकरण अगर हमें दिया है, वक्र का समीकरण अगर मुझे दिया है, उसमें जितने स्वैच्छ अचर होते हैं, जितने स्वैच्छ अचर होते हैं, अवकल समीकरण की कोटि भी उतनी होती है। लेकिन यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे आप देखें इस प्रकार में कुछ लिखा हुआ है, तो स्वैच्छ अचर को थोड़ा सा इसको हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे, क्योंकि यहाँ पे मुझे देखने से लग रहा है 1 2 3 4 स्वैच्छ अचर आपको दिखाई दे रहे हैं। तो कोटि आप डायरेक्टली 4 नहीं करेंगे, नहीं तो गलत हो जाएगा। पहले हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। देखो कैसे हम इसको लिखते हैं, और मैं आपको करके दिखाता हूँ कितने इसमें स्वैच्छ अचर हैं। तो क्या लिखा हुआ है, ये y बराबर c1 प्लस c2, और ये मैंने कर दिया e की पावर x प्लस c3, e की पावर x प्लस c4 को लिख सकते हैं e की पावर x इंटू e की पावर c की पावर 4। आपको मालूम है गुणा में घातें जुड़ती हैं, तो हम इतने वाले टर्म को ऐसा लिख सकते हैं, इतने वाले पद को ऐसा लिख सकते हैं। तो क्या मिला हमारे पास, y बराबर c1 प्लस c2 e की पावर x लिख दीजिए प्लस c3 e की पावर c4 e की पावर x, ऐसा लिख सकते हैं। अब देखो ये भी कांस्टेंट है। अब बताओ पहले दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, e की पावर x, तो क्या बचेगा c1 प्लस c2 प्लस c3 इंटू e की पावर c4, और सब में कॉमन क्या था, e की पावर x, बाहर ले लिया। अब ये कुल मिलाकर यहां से लेकर यहां तक जो बनेगी ये एक अचर बनेगा। इसको हम लिख सकते हैं, क्योंकि सारे के सारे अचर हैं, सारे के सारे कांस्टेंट, इसको हमने ए कर दिया, a e की पावर x। अब आप इस वक्र को देखें, ये वक्र जो दिया था, यहाँ पे कुछ धोखा की बात यहाँ पे थी, तो इसमें आप धोखा मत करिएगा, इसको थोड़ा सा सॉल्व करिएगा, फिर आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ पर जो स्वैच्छ अचर हैं इतने सारे नहीं है, स्वैच्छ अचर बस केवल एक ही है, स्वैच्छ अचर केवल बस एक ही है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, अब इसको हल करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वक्र के समीकरण में एक स्वैच्छ अचर है। अतः नोट पॉइंट 2 याद करिए, मैं लिखवा था नोट पॉइंट 1 नोट पॉइंट 2, नोट पॉइंट 2 को आप देखेंगे। अतः स्वैच्छ अचर, एक स्वैच्छ अचर है, हम लिखेंगे अतः, और हम कहेंगे इसके अवकल समीकरण की कोटि, इसके अवकल समीकरण की कोटि एक होगी, ठीक है। तो याद रखिएगा, हम ऐसे भी सवाल को सॉल्व कर लेते हैं। अगर आप चाहें तो एक स्वैच्छ अचर है तो एक बार अवकलन करेंगे, तो वैसे भी इसकी कोटि कितनी आएगी, एक आएगी। लेकिन जब आपसे कोटि पूछी जाए, इस प्रकार वक्र दिया रहे, तो हम स्वैच्छ अचर को, जो नोट पॉइंट में 2 लिखवाया था, स्वैच्छ अचर को हम एक बेस मानकर हम अपना आंसर दे सकते हैं। अगर आप चाहें तो इसका अवकल समीकरण निकालिए, फिर अवकल समीकरण को देखकर फिर आप उसकी कोटि तो बता सकते हैं, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 10 पे हम चर्चा करते हैं। तो आपको भी यहाँ पे कोटि निकालनी है, तो आपको देखिए एक वक्र निकाल यहाँ पे दिया हुआ है, आपको कोटि ज्ञात करेंगे। तो कैसे ज्ञात करेंगे, चलो यहाँ पे देखो सभी लोग। तो यहाँ पे हमने क्या किया, ये हमें दिया हुआ है, क्या दिया है, मैं लिखता हूँ y बराबर c1 प्लस c2, और अभी हम जितने कांस्टेंट हमें दिख रहे हैं अभी हम इसको देखकर नहीं बताएंगे, पहले इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे, क्योंकि इसमें कुछ कांस्टेंट ऐसे हैं जो मैं कहता हूँ कि मान लो एक कांस्टेंट 7, और इसी को मैं अगर 3 + 4 लिख देता हूँ, तो क्या ये 2 कांस्टेंट है, हमें ये एक ही कांस्टेंट है। आई बात समझ में, तो ऐसा क्यों हो रहा है, किसी के मन में क्वेश्चन उठ रहा हो तो मैं यहाँ से इसको समझा सकता हूँ कि अगर 7 लिखा है और 7 को तुम ऐसा कर दो, तो क्या तुम कह सकते हो कि यहाँ पे 2 स्वैच्छ अचर है, एक ही है। 7 को तुम ऐसा भी कर सकते थे, 1 + 2 + 3 है ना, +1। तो कुल मिला के मेरी बात ये है कि यहाँ पर अगर इतनी सारी चीजें लिखी होंगी तो इनको हम सबको एक बार लिखेंगे। आई बात समझ में, इसीलिए हम ऐसा इसको कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास ये जो इक्वेशन दिया गया है हमें, जो वक्र निकाय का, हम इसमें देखेंगे कितने स्वैच्छ अचर हैं उसका पता लगाएंगे। तो देखिए मैंने क्या लिखा, c1 + c2,
cos x प्लस C3 माइनस, पहले तो उसको हम सॉल्व करेंगे, C4 e की पावर x प्लस c की पावर 5 को लेंगे e की पावर x इंटू e की पावर C5। अब देखो हम क्या कर सकते हैं, y बराबर C1 प्लस C2, अभी ऐसे हम लिख दे रहे हैं, अभी आप देखिएगा, माइनस कांस्टेंट को एक तरफ लिख दे रहे हैं, तो C4 इंटू ई की पावर C5, ये भी कांस्टेंट है, e की पावर x को अलग कर देंगे, ये बन गया। अच्छा अब यहां से समझिए, यहाँ पे ये दोनों कांस्टेंट हैं, ये दोनों कांस्टेंट हैं, इनको हम क्या लिखेंगे, y बराबर, इसको लिखेंगे a cos, अब यहाँ पे तो अलग ही है ये, इसको तो हम क्या कर सकते हैं, एक साथ तो ऐड नहीं कर सकते, ये कांस्टेंट बिल्कुल अलग है, माइनस इसको हम कैपिटल B मान ले रहे हैं, e की पावर x। तो यहाँ पे आप लिख दीजिएगा कि जहां पर कांस्टेंट a बराबर C1 प्लस C2, बोर्ड में आप बैठे हैं एग्जाम देने, तो आप ऐसा लिख सकते हैं C4 इंटू ई की पावर C5, तो ये आपको दिया गया है। तो यहाँ पे देखिए आप, हमने इसको ऐसा लिख दिया, C3 अलग कांस्टेंट है, तो यहाँ पर आप देख के बता सकते हैं, यहाँ पे देख के बताते हैं 1 2 3 कितने स्वच्छ अचर हैं, तो यहाँ पे हम लिखेंगे क्योंकि वक्र समीकरण में 3 स्वच्छ अचर हैं, 3 स्वच्छ अचर हैं, अतः हम कहेंगे अवकल समीकरण की जो कोटि होगी, अवकल समीकरण की कोटि कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी, हल करने की कोई जरूरत नहीं है। अब आप यहाँ पे क्लियर दे सकते हैं कि अब हम इसको मिला कांस्टेंट नहीं कर सकते, इसको बाहर भी नहीं ले सकते, क्या हम इसको बाहर ले सकते हैं, नहीं ले सकते, है कि नहीं। तो हम कहेंगे यहाँ पर इस प्रकार 1 2 और 3 कांस्टेंट टर्म है। देखो हमने आपको अवकल समीकरण कैसे ज्ञात किया जाएगा, अवकल समीकरण कैसे ज्ञात किया जाएगा, ये मैंने आपको एक तरीका बताया। तो फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन की चर्चा हमने कर ली है। अब आपका काम क्या है, जितने भी क्वेश्चंस हैं, चाहे वो अवकल समीकरण की कोट की हो, चाहे वो घात की हो, और चाहे क्वेश्चन हो अवकल समीकरण बनाना, तो ये आज कुछ साल मेरे पास आए हैं, आज मैं उसको नहीं ले रहा हूँ। नेक्स्ट क्लास में आप हमको आपका जो भी सवाल होगा उसको आप सेंड करिएगा, तो मैं उसको कल आपके जो डाउट्स होंगे वो बता देंगे। अगर आप क्वेश्चन भेजने में लेट करेंगे तो फिर हम फिर नेक्स्ट क्लास में उसको बताएंगे, ठीक है। फिर हमारा जो अगला टॉपिक होगा वो होगा अवकल समीकरण का हल ज्ञात करना। अभी हमने क्या किया, अभी हमने वक्र से अवकल समीकरण को प्राप्त किया। अब हम जो पढ़ाई करेंगे उसमें हम लोग सीखेंगे कि कैसे हम अवकल समीकरण से अवकल समीकरण का हल ज्ञात करते हैं, उसके डिफरेंट मेथड हैं, उसको बारी बारी से पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज का लेक्चर कैसा लगा हमें जरूर बताइए, और साथ ही मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आप कमेंट जरूर करिए। कमेंट जैसे कि आप जो लोग भी देखते हैं, जो लोग भी आप पढ़ाई कर रहे हैं, जब भी आप वीडियो पूरा देखें तो आप कमेंट जरूर करें, ठीक है, क्योंकि तब हमें पता चलता है कि हाँ आपको कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, और आपने पढ़ा कि नहीं पढ़ा ये भी हमें मालूम हो जाएगा, ठीक है। और नहीं तो फिर मुझे पता कैसे चलेगा कि आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं या सो रहे हैं, करेक्ट। तो अगर आपकी पढ़ाई बिल्कुल जीरो हो रही होगी तो हम भी पढ़ाना बंद कर देंगे। तो आप जब तक आप पढ़ाई मन से करेंगे तब तक आपके पास वीडियो जाती रहेगी, ठीक है। थैंक यू सो मच।